खलजी डायनेस्टी का फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। वो 70 साल के थे जब उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में लिया था। ही वॉज जेनरस एंड लीनियंट। अच्छा, ये जो खलजी डायनेस्टी है ये 1290 से 1320 के बीच रही है। द एडवेंट ऑफ द खलजी डायनेस्टी मार्क द जेनिथ ऑफ मुस्लिम इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा जेनरस और लीनियंट थे, बट लोग इनको ना मिसअंडरस्टैंड कर देते कि ये वीक हैं। इनकी अच्छाई को उनकी वीकनेस समझते थे लोग। बलबन के ग्रैंडसन कायकाबाद को इन्होंने हटाकर खुद को सुल्तान बना लिया था। पर जो कारा का गवर्नर था मलिक चच्चू, जो कि बलबन का नेफ्यू था, उसको ये रहने देते हैं वहाँ का गवर्नर। एज वी नो हिज लीनियंसी वॉज मिसअंडरस्टूड एज वीकनेस। सो मलिक चच्चू रिवोल्ट करता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है और उसको माफ़ भी कर दिया जाता है। लेकिन ये दोबारा फिर रिवोल्ट करेगा। वो हम देखेंगे उस टाइम पे क्या करेंगे। ये जो सुल्तान है अलाउद्दीन, ये अपने सन इन लॉ सुल्तान जलालुद्दीन, ये अपने सन इन लॉ अलाउद्दीन को गवर्नर बना देंगे। कारा का गवर्नर जो कि मलिक छज्जू है, जो कि बलबन का नेफ्यू है। इनकी अगर हम जलालुद्दीन की लीनियंसी और जेनरसिटी की बात करें तो इन्होंने जो ठग्स, पहले तो इन्होंने छज्जू को एक बार रिवोल्ट करने पे माफ़ कर दिया था और फिर इनको चांस दिया दोबारा। फिर ठग्स और जो रॉबर्स थे जो कंट्री को लूटा करते थे, उनको भी जाने के लिए, वापस जाने के लिए अलाउ किया, पर उनको बस वार्निंग दे दी। उसके अलावा इनका जो सन इन लॉ है अलाउद्दीन खिलजी, ये कारा वापस आएगा अपने देवगिरी एक्सपीडिशन के बाद। देवगिरी एक्सपीडिशन के बाद जब वो 1296 में वापस आएगा तो कारा में रिसेप्शन हो रहा होता है, वहाँ पे ये मार देता है अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन को और सुल्तान को एंड अपसर्प्ट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले जो उसके हॉस्टाइल नोबल्स और अमीर थे दिल्ली के, उनको इनॉर्मस गिफ्ट्स देता है टू विन ओवर दैम टू हिज साइड। और जो अभी भी अपोज कर रहे थे उनको वो सीवियरली पनिश करता है। वो रेगुलेशंस भी फ्रेम करता है नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए। उसको इतना तो पता चल चुका था कि ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि बेसिक रीजंस है रिबेलियंस का। पहला ये कि नोबल्स के पास जो जनरल प्रॉस्पेरिटी है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, बाद में वो 4 ऑर्डिनेंसेस पास करता है जिसमें वो उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेगा। दूसरा रीज़न था कि जो इंटर मैरिजेस होती हैं नोबल फैमिलीज़ की, वहाँ पे ये लोग डिस्कशन करते हैं, गैदरिंग्स होती हैं या फेस्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको ये फॉरबिड करता है कि बिना सुल्तान की परमिशन के कोई भी सोशल गैदरिंग या फेस्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं। सेकेंड ऑर्डिनेंस था। थर्ड ऑर्डिनेंस था उसका अबाउट इनसफिशिएंट स्पाई सिस्टम। तो वो ऐसे में रीऑर्गेनाइज करता है इंटेलिजेंस सिस्टम को एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द नोबल्स वर इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द सुल्तान। चौथा ऑर्डिनेंस इसका था पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स को स्टॉप करना टोटली। तो उसके ऐसे हार्श मेजर्स से क्या होता है कि रिबेलियन से फ्री हो जाता है उसका रेन। अब इनके मिलिट्री कैंपेन्स देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्मी को 6 टाइम भेजते हैं अगेंस्ट मंगोल्स। 2 तो सक्सेसफुल होते हैं शुरू के, तीसरे वाले में जो मंगोल इन्वेडर ख्वाजा था वो दिल्ली तक आ जाता है, बट उसको प्रिवेंट कर लिया जाता है कि वो कैपिटल सिटी तक ना आ पाए। अगले जो 3 जो लास्ट के बचे हैं उसमें वो सीवियरली उनको डील करता है और थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स मारे जाते हैं इसमें। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है और गाजी मलिक को वार्डन ऑफ मार्चेस बनाया जाता है फ्रंटियर का, टू प्रोटेक्ट दैट फ्रंटियर। बाद में यही जो गाजी मलिक है ये तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेगा। ये यही गियासुद्दीन तुगलक है। तो ये तो मंगोल इन्वेजन से निपटने का एक तरीका था। अगले इसके जो ये कॉन्क्वेस्ट होते हैं, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, जिसमें गुजरात है, मेवाड़ है, डेक्कन है। गुजरात में करेगा ये नुसरत खान और उलुग खान को भेज देगा 1299 में।
तो जो गुजरात का राजा था और उसकी जो बेटी थी वो तो भाग जाते हैं, लेकिन क्वीन को पकड़ लिया जाता है और दिल्ली ले जाया जाता है। इसी बीच जो कपूर था, जो कि एक यनक था, उसको दिल्ली में लाया जाता है और बाद में उसको मिलिट्री कमांडर या मलिक नायब बना दिया जाता है। तो गुजरात में तो नुसरत खान और उलूग खान ने जाकर गुजरात को कैप्चर किया 1299 में। अगला है मेवाड़, उसमें हम देखते हैं 1301 में अलाउद्दीन खुद जाता है रणथंभौर में और 3 मंथ सीज के बाद में वो अल्टीमेटली फॉल होता है और जो राजपूत वुमेन थी वो जौहर या सेल्फ इमोलेशन कमिट कर लेती हैं। सेल्फ इमोलेशन या जौहर अब अगले वाले और एक चित्तौर में जो होगा अगला मार्च, उसमें भी जो वुमेन हैं वो भी जौहर कमिट कर लेंगी। जैसे कि रानी पद्मिनी एग्ज़ाम्पल है, जो कि जायसी की पद्मावत में, जिसके बारे में ग्राफिकली मेंशन किया गया है। चित्तौर पावरफुल स्टेट था राजस्थान का और कई महीनों तक ये सीज चलती है और 1303 में वो चित्तौर के फोर्ट को स्टॉर्म कर ही देता है अलाउद्दीन और रतन सिंह और उसके सोल्जर्स वेलिएंटली लड़ते हैं और रानी पद्मिनी जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ग्रेट अचीवमेंट में डेक्कन या फोर साउथ का भी आते हैं, जिसमें 4 डायनेस्टीज थी जो इम्पोर्टेंट थी। यादवास ऑफ देवगिरी, ककतियाज ऑफ वारंगल, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। इन सब के लिए ये मलिक कफूर को भेजता है, अलाउद्दीन भेजेगा मलिक कफूर को। तो इसमें देवगिरी का जो रूलर है रामचंद्र देव, वो सबमिटेड एंड पेड रिच ट्रिब्यूट थी। सभी से ही बूटी लेगा और जब ये लौटेगा तो बहुत ही इनॉर्मस वेल्थ के साथ लौटेगा। तो इसने यहाँ तो इसको यादवाज में से इसको हरा दिया, इन्हें रामचंद्र देव को हरा दिया। बाद में ये वरंगल के प्रताप रुद्र देव को भी हरा देगा, वहाँ से भी बूटी लेगा। फिर ये जाएगा नेक्स्ट होयसा रूलर वीर बल्लाल थर्ड के अगेंस्ट और पांड्या किंग वीर पांड्या अपनी कैपिटल मदुरई को भाग जाएगा और वहाँ से भी वो इनॉर्मस वेल्थ कैप्चर कर लेगा। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। Although the Sultan was illiterate, he patronized poets like Amir Khusro and Amir Hassan. Khusro and Hassan, दोनों. He also built a famous gateway known as Alai Darwaza and constructed a new capital at Siri. तो अब इसके सक्सेसर्स होते हैं मुबारक शाह और खुसरो शाह। मुबारक शाह के बाद खुसरो शाह है। इस खुसरो शाह को मार देगा तुगलक डायनेस्टी का गियासुद्दीन तुगलक, जो कि हमने अभी देखा था कि गाज़ी मलिक है, जो कि दीपालपुर का गवर्नर है इस टाइम पर।